चलिए, जय हिंद। और आज हम लोग शुरू करते हैं प्रजनन तंत्र का 91वां क्वेश्चन। मैं कुणाल सिंह और आपको 91 नंबर का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या ये रहा, दिया गया है सर, पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। रजोदर्शन, रजोधर्म, हाइपर मेनोरिया, रजनोवृत्त, पद मासिक धर्म। आप जानते हैं कि पहला मासिक धर्म जो होता है फीमेल में, वो होता है 12-13 साल से शुरू हो जाता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है। इसे कहते हैं रजनोवृत्ति कहते हैं। रजनोवृत्ति। पद मासिक धर्म का मतलब मासिक धर्म समाप्त, मासिक धर्म की शुरुआत 12 से 13 साल में हो जाता है, जबकि 45 से 50 साल में महिलाओं में मासिक चक्र की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो इसे रजनोवृत्ति कहा जाता है। रजनोवृत्ति कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और पहला मासिक धर्म जो होता है वो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि पहला मासिक चक्र का संबंध जो होता है वो 12 से 13 साल में होता है। जो पुरुष होते हैं उसमें तो मासिक चक्र नहीं होता है, उसमें तो स्पर्म का निर्माण से संबंधित बात है, तो वो भी 13 से 14 साल में शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इन चीजों को आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा रजनोवृत्ति हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। कौन सा कथन गलत है, यह प्रश्न कह रहा है। कथन कौन सा गलत है यह देखना है आपको। तो देखिए, प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। युग्मक निर्माण के समय 2 युग्मक विकल्पी एक साथ आते हैं। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। कौन सा कथन गलत कह रहा है? 92 का आंसर कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन गलत कह रहा है। तो युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ये गलत है, ये गलत है। याद रखिएगा कि 2 युग्मक निर्माण के समय, युग्मक तो स्पर्म को कहते हैं और ओभम को कहते हैं, तो स्पर्म और ओभम के निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। युग्मनज के निर्माण में ऐसा होता है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं, सही है। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, यह भी सही है। यह तो प्रश्न आपको याद रखना है कि जीन गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं, यह दिमाग में रखना है। जीन कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र के ऊपर। प्रश्न आता है कि जीन उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं या जीन पाए जाते हैं, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जीन उपस्थित होते हैं या जीन पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था। प्रश्न आता है
कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था? गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव प्रक्रम में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? जैव प्रक्रम क्या है? जैसे सांस लेना जैव प्रक्रम है, भोजन का पचना जैव प्रक्रम है। ये सब जो जीवों के द्वारा हो, जो जीवों के द्वारा हो, वैसे लक्षण को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, जैव प्रक्रम का मतलब वही होता है। तो 93 का आंसर करेंगे क्षति और विघटन। क्षति और विघटन, टूट फूट को रोकने के लिए जैव प्रक्रम यही हुआ। जैसे अगर कोई शरीर का कोई हिस्सा कट गया तो हिस्सा आप याद रखिएगा, धीरे धीरे घाव क्या होता है? धीरे धीरे घाव ठीक होता है। तो वह एक जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम का मतलब लिविंग थिंग्स में ऐसा हो रहा है। अगर कोई आदमी मर जाएगा तो उसके अंदर जैव प्रक्रम नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे बाल का बढ़ना, ये भी जैव प्रक्रम है। बाल का जो बढ़ रहा है ये भी जैव प्रक्रम है, बायो प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा, तो क्षति और विघटन, टूट फूट को रोकने के लिए इस तरह की क्रिया होती हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। खास सामग्री शरीर को बाहर स्थानांतरित करने के लिए, जीव के शरीर को अंदर से ऊर्जा स्रोत स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है। हाँ, जैव प्रक्रम में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? तो याद रखिएगा, अगर ये नहीं होगा तो कोई भी घाव घूस जो भी होगा वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चीजें को आपको याद रखना है। 93 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम लोग को देखना है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण करता है? लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि सिंपल आप याद रखिएगा कि कोई भी जीव है तो उसमें लिंग निर्धारण होगा। लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि जीव नर है कि मादा है, क्योंकि लिंग निर्धारण पर ही नर और मादा का निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण पर ही नर और मादा का निर्धारण होता है। याद रखिएगा, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि लिंग का निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? नर और मादा पर डिपेंड करता है। नर और मादा पर डिपेंड करता है। इसलिए याद रखिएगा, तो स्तनधारी उभयचर सरीसृप पक्षी 94 में याद रखिएगा, लिंग निर्धारण में हाँ कुछ तापमान पर डिपेंड करता है सरीसृप में। सरीसृप का मतलब होता है वैसा जीव जो रेंग कर चले, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, छिपकली, गिरगिट, ये सभी सरीसृप होते हैं। और सरीसृप में हार्ट चैम्बर 3 होता है, पक्षी में हार्ट चैम्बर 4 होता है, उभयचर में हार्ट चैम्बर 3 होता है, स्तनधारियों में हार्ट चैम्बर 4 होता है। तो सरीसृप किसे कहते हैं? जो रेंग कर चलता हो। जैसे आप देखिएगा, छिपकली रेंग कर चलता है, मगरमच्छ घड़ियाल रेंग कर चलता है, कछुआ रेंग कर चलता है, गिरगिट रेंग कर चलता है। तो ऐसे जीव जो रेंग कर चले उसे हम सरीसृप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। जो रेंग कर चले उसे हम सरीसृप कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद करना है, चीजें को समझना है, ठीक है। तो आंसर आप याद रखिएगा, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया है कि मानव में लिंग गुणसूत्र कितने युग्म में होते हैं? सर आपको बताया गया कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मानव में 46 होता है। मानव में कितना होता है? 46 होता है। याद रखिएगा,
अगर आपसे पूछे कि मानव में क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, कितना होता है, 46। अब यहां दिमाग में रखना है कि 46 क्रोमोसोम जब होगा तो उसमें दो तरह का क्रोमोसोम होता है। एक आउटोसोम होता है, आउटोसोम होता है, और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, याद रखिएगा। आउटोसोम की संख्या 44 होता है, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 होता है। 2 का मतलब युग्म में अगर बात करें तो एक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितना है, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 है। चाहे वो XX के रूप में रहे, चाहे वो XY के रूप में रहे। तो अगर युग्म पूछेगा तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है, और जोड़ा का मतलब, एक जोड़ा का मतलब कितना हो गया, 2। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि मानव में नर और मादा होता है। मानव में क्या होता है, नर और मादा होता है। तो नर और मादा में आप याद रखिएगा कि जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX के रूप में हो सकता है या XY के रूप में हो सकता है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको ध्यान देना है। आंसर हो जाएगा एक जोड़ा। अब दिया गया है 96। गर्भ निरोधक उपकरण के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा से सभी कथन सत्य हैं। गलत विकल्प का आप चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कि गलत उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग करेंगे। जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उनसे देरी के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इनकी कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं होता है, ये गलत है। आप याद रखिएगा आंसर यही होगा, क्योंकि ये गलत कह रहा है। क्योंकि आप याद रखिएगा जब आप गर्भ निरोधक गोलियां खाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा। आप इसके साइड इफेक्ट से नहीं बच सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी दवा का अगर आप सेवन करते हैं, कोई भी दवा का आप सेवन करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं उसका भी साइड इफेक्ट होता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होता है उसका भी साइड इफेक्ट होता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ये नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, होता है। इसलिए आंसर याद रखिएगा। इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन गलत आपका कौन है, गलत आपका डी नंबर है। गलत आपका सी नंबर है। साइड इफेक्ट इसका होता है। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, महिलाओं में गर्भाशय के भित्ति स्वयं के विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, गौण लैंगिक लक्षण, रजनोवृत्ति, मासिक धर्म, रजोधर्म, कंठमनी क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर चीजें को आपको समझना है कि ये कहलाता क्या है, ये कहलाता क्या है, इस चीज को पहले समझना है। गौण लैंगिक लक्षण, रजनोवृत्ति, मासिक धर्म या रजोधर्म, कंठमनी क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, 97 मासिक धर्म या इसे रजोधर्म कहते हैं। मासिक धर्म या इसे क्या कहा जाता है, इसे रजोधर्म कहा जाता है। इस चीजें को आपको पता होना चाहिए। मासिक धर्म या
इसे रजो धर्म कहा जाता है। चीज को दिमाग में रखना है। मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? यहां दिया गया है भाग बी और सी, केवल बी, केवल ए और बी दोनों। यहां कह रहा है कि मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। 98 का आंसर कह रहा है कि कौन जिम्मेदार है। तो हमेशा आप याद रखिएगा मेन भाग ये होता है, इसका जो ये हेड होता है, क्योंकि यही निषेचन में भाग लेता है। यही किस में भाग लेता है? यही ओभम को निषेचित करता है। तो आप याद रखिएगा आंसर जो होगा 98 का वो केवल भाग ए हो जाएगा, केवल भाग ए हो जाएगा, क्योंकि निषेचन के लिए जिम्मेदार केवल ए भाग होता है, केवल ए भाग होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो केवल ए भाग होगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए चीजें को आपको समझ में आना चाहिए, चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आप कर दीजिएगा केवल भाग एक, केवल भाग एक, आंसर सी हो जाएगा, केवल भाग एक। ठीक है, मोटा मोटी दिमाग में आंसर रखना है। अब दिया गया है 90 नंबर पे दिया गया है, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथनों में दिए गई जानकारी को सत्य माने और बताएं कि दिए गए निष्कर्षण में कौन सा कथन का तार्किक रूप का पालन है। दिया गया है गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं को प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। अब निष्कर्ष है गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशु अपने मां के गर्भ के बाहर की दुनिया के उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्या होती है और उन्हें कुछ दिन के लिए, कई सप्ताह तक, कई अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया गया है गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले शिशु का पूर्णकांतिक बेबी कहा जाता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। तो यहां पर जो दिया गया है, ठीक है, यहां पर जो आंसर दिया गया है 99 का, वो यहां पर कह रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहां पर आंसर हो जाएगा सी, ना तो निष्कर्षण 1 और ना ही निष्कर्षण 2 पालन करता है। याद रखिएगा, क्योंकि 37 सप्ताह का मतलब हो गया, 37 सप्ताह का मतलब हो गया, हम 37 सप्ताह को हम 7 से ही गुना कर देते हैं, तो 7 49, नाइन्टी 99, ठीक है, 259 दिन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर सी कर दीजिएगा, क्योंकि 200 बच्चे के विकास के लिए चाहिए कितना दिन? 270 से 280 दिन चाहिए, 270 से 280 दिन चाहिए। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, 270 से 280 दिन चाहिए।
हर हालत में चाहिए, ठीक है। इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना है। किशोरा अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? लौह तत्व बहुल, लौह तत्व बहुल, याद रखिएगा, पोषण के दृष्टि से संतुलित, निम्न संतृप्त वसा वाला, प्रोटीन से भरपूर वाला। अब कह रहा है, अभी जस्ट मैंने इसकी चर्चा किया था आपको कि जो एक विकसित, एक स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार का भोजन चाहिए, कैसा भोजन चाहिए, ठीक है। तो पोषण के दृष्टि से, पोषण के दृष्टि से संतुलित चाहिए, पोषण के दृष्टि से संतुलित आहार चाहिए, पोषण के दृष्टि से संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि संतुलित आहार कहते किसको हैं। मसला यह है कि संतुलित आहार कहाँ किसको जाता है, तो आप याद रखिएगा, संतुलित आहार का मतलब होता है वैसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्वस्थ मनुष्य को हमेशा संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। मैंने क्या कहा? एक संतुलित, एक स्वस्थ मनुष्य को, एक स्वस्थ मनुष्य को, ठीक है, हमेशा संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, इसके बिना उसके शरीर का विकास हो ही नहीं सकता है। यानी उसके शरीर के विकास के लिए संतुलित आहार का होना जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, इसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, जिसमें वसा भी होना चाहिए। अर्थात आपको हर तरह का भोजन ग्रहण करेंगे तभी, केवल कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, केवल प्रोटीन लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, केवल विटामिन लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। यानी इंक्लूडिंग आपको सारा चीज लेना है, इंक्लूडिंग आपको सारा चीज लेना है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। निम्न में कौन सा कथन मिथक नहीं है? मिथक का मतलब कह रहा है कौन सा कथन गलत नहीं है। देखिए, मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई घर में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, बच्चों के लिंग अनुकूलन के लिए पूरी तरह से मां जिम्मेदार है। मिथक नहीं है, यह भी मिथक है। यदि कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान किसी लड़के को देख ले तो वह, ऐसा भी नहीं होगा। चिप्स और डिब्बा बंद स्नैक जैसे खाद्य पदार्थ में पोषण कम होते हैं, इसलिए किशोरावस्था में प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, ये क्या है, आंसर आपका डी हो जाएगा। 101 का आंसर डी है। मिथक मतलब गलत नहीं है, ठीक है। तो ये बात जो है गलत नहीं है, ठीक है, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। चिप्स, डिब्बा बंद स्नैक्स जैसे चीज जो है ये उस दौरान सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर जो है छोटे बच्चों पर पड़ता है, इसका असर छोटे बच्चों पर पड़ता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। इसलिए जब कोई माँ या कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको उच्च पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी होगी तो बच्चे का
शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होगा और बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। बच्चा किसका शिकार हो जाएगा? बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को बचाने के लिए ये सब चीज करना चाहिए। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृमूल को हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलेत हो तो वे जातियां डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्र के सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को वर्णित किया गया है। किस पर वर्णित किया गया है? 102 का क्वेश्चन है। किस पर वर्णित किया गया है? 102 का। तो याद रखिएगा ये किया गया है